नमस्कार दोस्तों। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाकर भारत के इतिहास के उस सुनहरे पन्नों में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसकी भव्यता और समृद्धि की कहानियां आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरत में डाल देती हैं। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के उस स्वर्णिम युग की जिसने न केवल एक शक्तिशाली राजनीतिक पहचान बनाई बल्कि कला, संस्कृति, वास्तुकला और व्यापार के क्षेत्र में एक ऐसी लकीर खींची जिसे आज तक कोई मिटा नहीं सका। हम बात कर रहे हैं महान विजयनगर साम्राज्य की। ये केवल एक राज्य की कहानी नहीं है, ये कहानी है राख से उठकर आसमान छूने की। ये कहानी है उन बेजोड़ कारीगरों की जिन्होंने कठोर चट्टानों में संगीत भर दिया। ये कहानी है उन शूरवीरों की जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं की आंधियों के बीच एक ऐसा अभेद्य किला खड़ा किया जो 200 से अधिक वर्षों तक दक्षिण भारत की ढाल बना रहा। विजयनगर साम्राज्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस द्वार को समझना होगा जिसमें इसकी नींव रखी गई थी। ये 14वीं शताब्दी की शुरुआत का समय था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर थी। अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षाएं विंध्य के पहाड़ों को पार कर दक्षिण भारत तक पहुंच चुकी थीं। दक्षिण भारत के प्राचीन और गौरवशाली राजवंश जैसे देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसला और मदुरै के पांड्य एक एक करके दिल्ली सल्तनत के लगातार हो रहे आक्रमणों के सामने घुटने टेक चुके थे। दक्षिण भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक ताना बाना बिखर रहा था। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, खजानों को लूटा जा रहा था और जनता में निराशा का माहौल था। एक भयंकर राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई थी और दक्षिण भारत को एक ऐसे नेतृत्व की तलाश थी जो इस बिखराव को रोक सके। इसी अंधकार भरे समय में 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर एक नई सुबह की किरण फूटी। दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने मिलकर एक नए साम्राज्य की घोषणा की। इन दोनों भाइयों का प्रारंभिक जीवन संघर्ष और रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे पहले वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे और जब काकतीय राज्य का पतन हुआ तो वे काम्पिली राज्य में चले गए। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली पर आक्रमण किया तो इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। वहां उन्हें कथित तौर पर इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया गया और फिर दक्षिण में हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए वापस भेजा गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दक्षिण में वापस आने पर हरिहर और बुक्का की मुलाकात एक महान हिंदू संत और तपस्वी विद्यारण्य से हुई। स्वामी विद्यारण्य के आध्यात्मिक और वैचारिक मार्गदर्शन में दोनों भाइयों ने पुनः अपने मूल धर्म को अपनाया और दिल्ली सल्तनत से बगावत कर दी। उन्होंने ठान लिया कि वे दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मिटने नहीं देंगे। इसी संकल्प के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए शहर की नींव रखी गई। शुरुआत में अपने गुरु के सम्मान में इस शहर का नाम विद्यानगर रखा गया, जो बाद में अपनी अपार सफलताओं और जीतों के कारण विजयनगर यानी जीत का शहर के नाम से दुनिया भर में विख्यात हुआ। हरिहर प्रथम इस साम्राज्य के पहले शासक बने। उन्होंने बड़ी ही समझदारी से होयसला साम्राज्य के बचे हुए हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया और एक मजबूत नींव तैयार की। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 राजवंशों के शासनकाल में बांटा जाता है: संगम वंश, सलूव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश। हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे, जिसका नाम उनके पिता भव संगम के नाम पर रखा गया था। शुरुआती दौर से ही विजयनगर को एक बहुत बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ा। 1347 ईस्वी में दक्कन क्षेत्र में एक और शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ जिसे बहमनी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इस सल्तनत की स्थापना की थी। विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच दुश्मनी कोई आम दुश्मनी नहीं थी। ये 200 सालों तक चलने वाला एक खूनी संघर्ष था। इस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण था रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का ये उपजाऊ भूभाग अत्यंत समृद्ध था। यहाँ की जमीन से भारी मात्रा में कर मिलता था और यहाँ लोहे और हीरों की खदानें भी थीं। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कोंकण तट के बंदरगाहों पर नियंत्रण के लिए भी दोनों शक्तियों के बीच लगातार युद्ध होते रहे। संगम वंश के शासकों में देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। देवराय प्रथम ने विजयनगर की सुरक्षा और कृषि को मजबूत करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया और राजधानी तक पानी लाने के लिए कई नहरों का निर्माण किया। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था।
देवराय द्वितीय, जिन्हें प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, संगम वंश के सबसे महान शासक थे। उनके समय में विजयनगर की सीमाएं श्रीलंका के तटों तक पहुंच गई थीं। उन्होंने अपनी सेना में तीरंदाजी और घुड़सवारी को मजबूत करने के लिए मुस्लिम सैनिकों को भी भर्ती किया, जो विजयनगर की धार्मिक सहिष्णुता और रणनीतिक सोच को दर्शाता है। समय के साथ संगम वंश कमजोर पड़ने लगा और शासन सलुव वंश के हाथों में चला गया। लेकिन सलुव वंश का शासनकाल बहुत छोटा रहा। इसके बाद विजयनगर के इतिहास का वो अध्याय शुरू हुआ जिसे हम भारत का स्वर्ण युग कह सकते हैं। ये अध्याय था तुलुव वंश का, और इस वंश ने भारत को उसका एक सबसे महान, पराक्रमी और दूरदर्शी सम्राट दिया, कृष्णदेव राय। 8 अगस्त 1509 का दिन विजयनगर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। ये वो दिन था जब कृष्णदेव राय ने विजयनगर के सिंहासन को सुशोभित किया। जब कृष्णदेव राय राजा बने तब राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उत्तर में बहमनी सल्तनत 5 छोटे लेकिन खतरनाक सुल्तानों में बंट चुकी थी: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। पूर्व में उड़ीसा के गजपति शासक विजयनगर के क्षेत्रों पर कब्जा जमाए बैठे थे। पुर्तगाली पश्चिमी तट पर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। लेकिन कृष्णदेव राय ने हार मानना नहीं सीखा था। वे केवल एक शासक नहीं बल्कि एक अजेय योद्धा थे। उन्होंने सबसे पहले विद्रोही सामंतों को कुचला और राज्य में आंतरिक शांति स्थापित की। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया। यह अभियान लगभग 6 सालों तक चला, जिसमें कृष्णदेव राय ने उदयगिरी, कोंडावेडु और कोंडापल्ली जैसे अजेय किलों को फतह किया। अंततः गजपति राजा को हार माननी पड़ी और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कृष्णदेव राय से कर दिया। लेकिन कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि 1520 का रायचूर का युद्ध था। इस युद्ध में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को बुरी तरह पराजित किया और रायचूर दोआब पर हमेशा के लिए अपना कब्जा जमा लिया। ये युद्ध इतना भयानक था कि इसका वर्णन पुर्तगाली व्यापारियों ने अपनी किताबों में किया है। इस जीत ने दक्षिण भारत की निर्विवाद सर्वोच्च शक्ति बना दिया। कृष्णदेव राय केवल युद्ध के मैदान के शेर नहीं थे, बल्कि वे साहित्य और कला के भी महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। वे स्वयं संस्कृत और तेलुगु के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने आमुक्त माल्यदा नामक एक उत्कृष्ट तेलुगु महाकाव्य की रचना की, जिसमें राजा के कर्तव्यों और राजनीति का विस्तार से वर्णन है। उनके दरबार में 8 महान कवि और विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे तेनाली रामकृष्ण, जिनकी बुद्धिमानी और हास्य व्यंग्य की कहानियां आज भी पूरे भारत में बड़े चाव से सुनी जाती हैं। अब बात करते हैं उस शहर की जो इस पूरे साम्राज्य का दिल था, राजधानी हम्पी। आज हम्पी के खंडहरों को देखकर ही हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने चरम पर यह शहर कैसा दिखता होगा। 15वीं और 16वीं सदी में जो भी विदेशी यात्री विजयनगर आया, वो इसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। इटली के यात्री निकोलो डी कॉन्टी ने लिखा कि इस शहर की परिधि 60 मील थी। फारस के राजदूत अब्दुल रज़ाक ने लिखा, विजयनगर जैसा शहर ना तो आंखों ने कभी देखा है और ना ही कानों ने दुनिया में कभी इसके जैसी किसी जगह के बारे में सुना है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये शहर रोम से भी बड़ा और खूबसूरत था। हम्पी को 7 प्राकृतिक पहाड़ियों और तुंगभद्रा नदी के बीच बसाया गया था। इसकी सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य थी। 7 परतों वाली विशाल किलेबंदी शहर को घेरे हुए थी। इन दीवारों के निर्माण में गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि पत्थर के विशाल ब्लॉकों को इस तरह तराशा गया था कि वे एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो जाते थे। शहर के अंदर खूबसूरत बाग बगीचे, मीठे पानी की झीलें और फलों के बागान थे। हम्पी के बाजार दुनिया भर में मशहूर थे। डोमिंगो पेस के अनुसार हम्पी की सड़कों और बाजारों में खुलेआम हीरे, पन्ने, माणिक और मोती बेचे जाते थे। ऐसा लगता था जैसे बहुमूल्य रत्न कोई आम चीज हो। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था। यहाँ अरब, फारस, चीन, अफ्रीका और यूरोप के व्यापारी आते थे। सूती कपड़ा, मसाले, चावल और लोहे का निर्यात किया जाता था। दक्षिण भारत में अच्छी नस्ल के घोड़ों की कमी थी, इसलिए विजयनगर के शासक अरब और फारस से हर साल हजारों बेहतरीन घोड़े खरीदते थे।
जब पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया तो कृष्णदेव राय ने उनके साथ बहुत कूटनीतिक और दोस्ताना संबंध बनाए ताकि विजयनगर की सेना को पुर्तगालियों से लगातार अरबी घोड़े और तोपखाने मिलते रहें। विजयनगर की वास्तुकला की बात किए बिना इस साम्राज्य का इतिहास अधूरा है। विजयनगर के राजाओं ने द्रविड़ स्थापत्य कला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और कई नए भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इन मंदिरों की विशेषता उनके ऊंचे गोपुरम यानी प्रवेश द्वार थे। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे पुराना और पवित्र मंदिर है। कृष्णदेव राय ने इसके भव्य पूर्वी गोपुरम का निर्माण कराया था। लेकिन विजयनगर वास्तुकला का सबसे अद्भुत अजूबा है विट्ठल मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर इंसान की कारीगरी और इंजीनियरिंग की सीमा को चुनौती देता है। इस मंदिर के प्रांगण में एक प्रसिद्ध पत्थर का रथ खड़ा है, जिसके पहिए पत्थर के होने के बावजूद कभी घूम सकते थे। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसके संगीत स्तंभ। मंदिर के मंडप में 56 जटिल नक्काशीदार स्तंभ हैं। जब इन स्तंभों पर उंगलियों से या चंदन की लकड़ी से हल्की सी चोट की जाती है तो इनमें से भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 सुर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी की स्पष्ट ध्वनियां निकलती हैं। ये आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक पहेली है कि कैसे सैकड़ों साल पहले के कारीगरों ने ठोस ग्रेनाइट के पत्थरों को तराशकर उनमें से वाद्य यंत्रों की आवाजें निकाल दी। इसके अलावा महानवमी डिब्बा एक और महत्वपूर्ण संरचना थी। ये एक विशाल चबूतरा था जहां से राजा महानवमी के 9 दिनों के उत्सव को देखा करते थे। इन उत्सवों में सेना का मार्च पास्ट, हाथियों की लड़ाई, कुश्ती और भव्य नृत्य संगीत के कार्यक्रम होते थे। कमल महल, हाथीशाला और हजार राम मंदिर जैसे स्मारक विजयनगर की बहुमुखी कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हजार राम मंदिर की दीवारों पर पूरी रामायण की कथा मूर्तियों के रूप में उकेरी गई है। विजयनगर का समाज भी अपने आप में बहुत समृद्ध और विकसित था। इस साम्राज्य में महिलाओं को बहुत सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। वे केवल घर तक सीमित नहीं थीं। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज ने लिखा है कि राजा के दरबार में महिलाएं ज्योतिषी, लिपिक, मुनीम और यहाँ तक कि अंगरक्षक भी होती थीं। विजयनगर की महिलाएं कुश्ती लड़ती थीं और युद्ध कला में निपुण होती थीं। संगीत और नृत्य को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। भरतनाट्यम और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की परंपरा इसी काल में फली फूली और विकसित हुई। साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अमर नायक प्रणाली पर आधारित थी। ये प्रणाली काफी हद तक दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली जैसी थी। विजयनगर के राजा ने पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट रखा था और इन प्रांतों की जिम्मेदारी सैन्य कमांडरों को दी गई थी, जिन्हें नायक कहा जाता था। इन नायकों को राजा की ओर से जमीनें दी जाती थीं। उस जमीन से जो भी टैक्स मिलता था उससे वे अपना खर्च चलाते थे और एक निर्धारित संख्या में हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक राजा के लिए तैयार रखते थे। जब भी युद्ध होता, ये नायक अपनी सेना के साथ राजा की तरफ से लड़ने जाते थे। इसी अमर नायक प्रणाली के कारण विजयनगर एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना खड़ी कर पाया था, जिसमें लाखों पैदल सैनिक और हजारों हाथी शामिल थे। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच ये भी है कि जो साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचता है उसे एक ना एक दिन नीचे आना ही पड़ता है। कृष्णदेव राय की 1529 में मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य में उथल-पुथल मच गई। उत्तराधिकार को लेकर दरबारी षड्यंत्र शुरू हो गए। इस अस्थिरता का फायदा उठाकर अराविडु वंश के एक चतुर मंत्री और सेनापति अलियाराम राय ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। हालांकि गद्दी पर राजा सदाशिव राय बैठे थे, जो कृष्णदेव राय के भतीजे थे, लेकिन असली ताकत राम राय के पास थी। राम राय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। उन्होंने दक्कन के 5 सुल्तानों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार के बीच आपसी फूट का फायदा उठाना शुरू किया। राम राय कभी एक सुल्तान का साथ देकर दूसरे को हराते तो कभी दूसरे से हाथ मिलाकर पहले को कमजोर करते। शुरुआत में ये रणनीति बहुत सफल रही और विजयनगर ने बहुत सा धन और क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। राम राय के अभिमान और लगातार सुल्तानों के मामलों में दखलंदाजी ने धीरे धीरे दक्कन के सभी सुल्तानों के मन में विजयनगर के प्रति गहरी नफरत पैदा कर दी। और फिर वो समय आया जिसने दक्षिण भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। दक्कन के सुल्तानों को ये समझ आ गया कि अगर विजयनगर को खत्म करना है तो उन्हें अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एक होना पड़ेगा। इतिहास में शायद पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ कि चारों प्रमुख दक्कनी सुल्तान बीजापुर का अली आदिल शाह,
अहमदनगर का हुसैन निजाम शाह, गोलकुंडा का इब्राहिम कुतुब शाह और बीदर का अली बरीद एक साथ मिल गए। उन्होंने अपनी सेनाओं को मिलाया और विजयनगर को मिटाने की कसम खाई। जनवरी 1565 का वो मनहूस महीना था। इस भयानक युद्ध को इतिहास में तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। सुल्तानों की संयुक्त सेना तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर आ डटी। उधर राम राय को अपने ऊपर इतना अति आत्मविश्वास था कि उसने दुश्मन को नदी पार करने दी। राम राय की उम्र उस समय 80 साल से ऊपर थी, लेकिन वो खुद सेना का नेतृत्व कर रहा था। विजयनगर की सेना बहुत विशाल थी। ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से सुल्तानों को हरा देंगे। युद्ध शुरू हुआ और विजयनगर की सेना भारी पड़ने लगी, लेकिन सुल्तानों के पास एक ऐसी ताकत थी जो विजयनगर के पास नहीं थी, और वो थी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की खतरनाक और उन्नत तोपखाना टुकड़ी। इसके अलावा इतिहास में एक बड़े धोखे का भी जिक्र आता है। कहा जाता है कि राम राय की सेना में 2 मुस्लिम कमांडर थे जिन्हें गिलानी बंधु कहा जाता था। ऐन मौके पर जब विजयनगर की जीत लगभग तय लग रही थी, इन दोनों कमांडरों ने गद्दारी की और हजारों सैनिकों के साथ वे सुल्तानों की तरफ मिल गए। इस अचानक हुए धोखे और सुल्तानों की तोपों की भारी गोलाबारी ने विजयनगर की सेना में भगदड़ मचा दी। उसी भगदड़ के बीच राम राय हाथी से गिर पड़े या उन्हें बंदी बना लिया गया। अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह के सामने राम राय को लाया गया। निजाम शाह ने बिना एक पल गंवाए राम राय का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका कटा हुआ सिर भाले पर टांग कर पूरी सेना को दिखाया गया। अपने सेनापति और वास्तविक शासक का कटा हुआ सिर देखकर विजयनगर की लाखों की सेना का हौसला टूट गया। वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। विजयनगर युद्ध हार चुका था। तालीकोटा के मैदान पर लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन असली बर्बादी तो अभी बाकी थी। युद्ध जीतने के बाद सुल्तानों की विजयी सेना ने राजधानी हम्पी की ओर रुख किया। राजा सदाशिव राय और राम राय का भाई तिरुमल कुछ खजाना और राजसी संपत्ति लेकर पेनुकोंडा की ओर भाग गए। उन्होंने अपने ही शहर और अपनी जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत और भव्य शहरों में से एक हम्पी पूरी तरह से असुरक्षित था।